मुझे करवाना था। कल बताओ एक बार लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? u माइनस वी मेरे ख्याल से डिस्कस किया होगा, लेकिन u माइनस वी के अलावा भी एक क्वेश्चन है मेरे पास जो डिस्कस करने लायक है। एक सेकंड दो बस मुझे। चलिए डिस्कस करेंगे, उससे अभी बीच में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम और आने वाली है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हेडिंग लिखिए, कोचेस इंटीग्रल थ्योरम। कोचेस इंटीग्रल थ्योरम मेंशन कीजिए इसके अंदर स्टेटमेंट। पहले देखिए, थोड़ा सा आज का जो टॉपिक है उसके लिए आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। मुश्किल से इंटीग्रल और रेजिड्यू दोनों थ्योरम को मिला के आपको 1 से 1.5 घंटे का पार्ट है, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट को समझने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे तक पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब आप उसे सीखेंगे तो मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो, पर जैसे ही हम लोग इस क्लास को खत्म करेंगे उसके बाद में आपको इसके लिए बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहने वाला है इसके अंदर। क्लियर है? सो लिखिए, कोचेस इंटीग्रल थ्योरम। अकॉर्डिंग टू कोचेस इंटीग्रल थ्योरम, according to Cauchy's integral theorem, if a function f of z, if a function f of z is analytic and its derivative f dash z continuous at all points inside and on a simple closed curve C, then integration of f of z dz along a simple closed curve C equals to 0। मैंने आपसे अभी भी कहा कि कुछ कंफ्यूजन्स स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आखिरी में जाते जाते आपको ऐसा फील आने लग जाएगा कि ये बहुत छोटा सा, बहुत बेसिक सा पॉइंट है और बड़ी आसानी से आप इन प्रॉब्लम्स को बना लेंगे। अभी जो स्टेटमेंट लिखा है बेटा, इसमें सिंपल वर्ड्स लिखे गए हैं। और गुड इवनिंग दिगंबर। और स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि आपका एफ ऑफ जेड जो है, क्लियर है, ये एफ ऑफ जेड अगर आपका डिफरेंशिएबल है, या आप कहो दूसरे वर्ड्स में एफ डैश जेड जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस है। अरे एफ डैश जेड अगर कॉन्टिन्यूअस हुआ, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा, सब जगह डिफाइन है। और साथ के साथ उसने बोला है कि कॉन्टिन्यूअस कहां होना चाहिए, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर और कर्व के ऊपर। बाहर की बात नहीं हो रही है, अंदर और उसके ऊपर। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे कंडीशन में ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। मे भी हो सकता है मेरे एक्सप्लेनेशन के बावजूद आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं क्या बोल गए सर। अब मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखवाऊंगा। दोनों एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट अलग तरीके से बताया गया है जो आपकी बुक की लैंग्वेज है। जब एग्जाम में आएगा ना कोचेस इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है, तो यही स्टेटमेंट आएगा। लेकिन जब हमें इसको समझना होता है ना, हमने इसका पोस्टमार्टम किया, हमने कहा ये बोलना क्या चाह रहा है, इसको अलग वर्ड्स में लिखो अब, जिसको हम समझ सके। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, फिर दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा आपको। ठीक है, लिखिए, इन अनदर वर्ड if there is
नो पोल, देयर इज नो पोल inside and on the contour, contour जो कर्व होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, contour. On the contour, then the value of integral, then the value of integral of the function is zero. is zero. अब कोई मुझे इस बात को एक्सप्लेन करेगा तो कुछ क्लियरिटी आपके दिमाग में आ सकती है. दोनों स्टेटमेंट है, एक ही बात है, अलग अलग तरीके से लिखा गया, अलग अलग तरीके से लिखा गया है. कोई अगर एक्सप्लेन करना चाहे, अदरवाइज मुझे तो एक्सप्लेन करना ही है. ऊपर वाले स्टेटमेंट में बोल रहा है कि कर्व के अंदर जितने भी पॉइंट है और कर्व के ऊपर, लेकिन नीचे वाले स्टेटमेंट में बोल रहा है नो पोल इनसाइड और ऑन द कॉन्टूर ऑन द कर्व. देखो मैं समझाता हूं. ये बोल रहा है, ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है कि अगर कोई भी पोल कर्व के अंदर, कॉन्टूर के अंदर या उसके ऊपर आपको नहीं मिल रहा है तो इंटीग्रल जीरो होगा. सर पोल क्या है? जहां डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है. अलग से मैं लिखवाऊंगा इस बात को. जहां पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है. सर जहां डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा वहां पर वो एनालिटिक कैसे बन पाएगा उस पॉइंट पर? क्यों? क्योंकि आप एफ डैश पता करोगे. अरे जब आपका डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो होने का मतलब क्या हो गया? वो तो इन्फिनिटी हो गया ना उस जगह पर. इन्फिनिटी हो गया तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है. कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता. जब उस पॉइंट पर ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक कैसे होगा? समझ गए इतनी बात को? जब उस पॉइंट पर ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो नेबरहुड में कैसे डिफरेंशिएबल होगा? तो एनालिटिक तो हो ही नहीं सकता ना उस पॉइंट पर. हाँ वेदांश, समझ में आई बात? आयुष बताओ, आयुष क्या समझे? ऐसे जबरदस्ती यहां मत बोलो. जबरदस्ती यहां बोल के तुम अपना नुकसान करवा रहे हो. अब सबको बताओ ये बात. बिल्कुल एनालिटिक भी नहीं होगा. हाँ उस पर भी एनालिटिक नहीं होगा. मतलब अब देखना, आप दोनों स्टेटमेंट को मैं कनेक्ट कर रहा हूं. अगर आपका फंक्शन कर्व के अंदर और ऊपर एनालिटिक है, एनालिटिक का मतलब कोई भी पोल, कोई भी पॉइंट कर्व के अंदर और कर्व के ऊपर, ऐसा नहीं होगा. क्योंकि अगर कोई भी पोल कर्व के अंदर और कर्व के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है तो वो आपके फंक्शन को इन्फिनिटी कर देगा, मतलब नॉन एनालिटिक बना देगा. तो ऊपर तो उसने बोला भाई एनालिटिक होना चाहिए कर्व के अंदर और ऊपर, तो इंटीग्रेशन जीरो होगा. हमने कहा बात तो सही है. नीचे उसने डेफिनेशन को बदल दिया. वो बोला ये एनालिटिक एनालिटिक हम नहीं जानते. वो बोल रहा है कोई भी पोल कर्व के अंदर और ऊपर नहीं होना चाहिए. ऊपर क्या बोला है? कर्व के अंदर और ऊपर एनालिटिक होना चाहिए. नीचे बोल रहा है कोई भी पोल कर्व के अंदर और ऊपर नहीं होना चाहिए. हमने कहा कर्व के अंदर और ऊपर अगर पोल मिल गया तो वो एनालिटिक नहीं हो पाएगा. एनालिटिक नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब ऊपर वाला स्टेटमेंट ही तो है ये. क्लियर है? तो दोनों एक ही बात है. लेकिन क्या होता है कि आप ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ के ऐसे सोचते हो अच्छा कर्व के अंदर और कर्व के ऊपर की बात हो रही है. नीचे वाला स्टेटमेंट पढ़ के सोचते हो अरे ये बोल रहा कर्व के अंदर और कर्व के ऊपर की बात मत करो. देखो दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है नो पोल इनसाइड और ऑन दी. ऊपर लिखा है डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इनसाइड और ऑन दी. क्लियर है? तो दोनों एक ही बात. अगर पोल अंदर और ऊपर आ गया तो एनालिटिक नहीं हो पाएगा. सो आप कहेंगे सर अंदर और ऊपर या तो एनालिटिक बोल दो या फिर पोल अंदर और ऊपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इंटीग्रल अगर ऐसा होता है तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा? जीरो. एक इंटीग्रेशन से एक एग्जांपल से मैं आपको ये चीज बताता हूं. मान लीजिए ऐसे रैंडम एग्जांपल लिख रहा हूं. एक इंटीग्रल दिया है आपको, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर z स्क्वायर 7z + 1 डिवाइडेड बाय z + 1 dz.
अभी जितना बता, आप ऐसे मत बोलना सर अगर ये अंदर आ जाता तो क्या करते हैं, अभी सिर्फ इतना मान के चलो कि जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उस पॉइंट पर फोकस करना, क्योंकि मैंने क्या बोला कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है शुभम बोर्ड पर देखो 60 से 90 मिनट्स के बाद में क्लियर होगा। अभी छोटी छोटी चीज, अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है डन, फिर उसको और आगे लेकर जाऊंगा मैं खुद ही कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, उसने बोला एक इंटीग्रल है जिसको आपको इस कॉन्टूर सी के अलोंग क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हमने बोला कॉन्टूर सी कौन है, इसने बोल दिया मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू हाफ, मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू हाफ। अभी जो मॉड्यूलस ऑफ जेड है ये क्या बता रहा है, पहले तो इसको देखते हैं हम। हमने कहा मॉड्यूलस ऑफ जेड का मतलब होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ। तो आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ स्क्वायर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब कॉन्टूर सी जो है वो एक सर्किल है। अब कॉन्टूर सी जो है वो अगर एक सर्किल है तो ये कैसा रहा होगा, इसका मतलब है सेंटर, इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, इसकी रेडियस है हाफ। ये पॉइंट ये तो 0 0 है, कोई मुझे बताएगा ये पॉइंट कौन सा है, हाँ बताओ, हाफ कॉमा 0 ये। अब देखो इसे आप 0 कॉमा हाफ लिखे कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे बोलने सर 0 कॉमा आयोटा बाई 2 लिखो आपसे। आयोटा इस बात को जस्टिफाई करेगा कि ये इमेजनरी एक्सिस है, लेकिन हम तो जानते हैं इमेजनरी एक्सिस है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे तो भी गलत नहीं हो आप, ये माइनस हाफ कॉमा 0, 0 कॉमा माइनस हाफ, कॉन्टूर बन गया। जनरली जो कॉन्टूर होता है उसको काउंटर क्लॉकवाइज लिया जाएगा। इसका एप्लीकेशन हमारे पास है नहीं, मतलब हम लोग इसके एप्लीकेशन को काम में लेते नहीं है, नहीं तो हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझते हैं, लेकिन हमारे लिए जस्ट एक मैथमेटिक्स है। तो कभी कभार ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज बना हुआ आ जाए तो ऐसे घबराना मत कि सर ये काउंटर क्लॉकवाइज क्यों आ गया, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज ही आप लेकर चलते हो, काउंटर क्लॉकवाइज को ही आप पॉजिटिव लेकर चलते हो। कहीं अगर क्लॉकवाइज आ जाता है तो वहां पर एक नेगेटिव साइन आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, वो आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगी कहानी, पर कुछ नहीं दिया गया हो तो आप उसको काउंटर क्लॉकवाइज मानेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपके सामने है। तो हमने कहा कि सर इसका पोल पता कर लो। पोल कैसे पता करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 करके देखो, डिनोमिनेटर कहां 0 हो रहा है, z बराबर -1 के ऊपर, z बराबर -1 पे हो रहा है। हमने कहा z बराबर -1 जो पॉइंट है वो कहां होगा, इस जगह पर, -1,0 यहीं तो आएगा। और ये जो पोल आपके सामने आ रहा है ये इनसाइड या ऑन द बाउंड्री ऑफ द कॉन्टूर आ रहा है, ना तो अंदर आ रहा ना ही ऊपर आ रहा है। तो आप कहेंगे सर कोई भी पोल इसके अंदर और इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में इसका आंसर कितना हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। अभी ये मत बोलना सर अगर अंदर आ जाता तो क्या होता, अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि अगर बाहर होता है तो क्या करना है, अगर बाहर होता है तो क्या करना है। इसका मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस कॉन्टूर के ऊपर या इस कॉन्टूर के अंदर दिखाई दे रहा हो आपको, कोई भी नहीं है ना ऐसा। इसका मतलब कॉन्टूर के अंदर और कॉन्टूर के ऊपर ये एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक है, तो भी आंसर क्या होना चाहिए 0। दोनों स्टेटमेंट वेरीफाई करके मैं आपको बता रहा हूं, और दोनों स्टेटमेंट एक ही बात को बताता है। इन सिंपल वर्ड्स आप कहेंगे सर पोल पता कर लो, सर्किल या जो भी कॉन्टूर दिया गया उसके बाहर है सारे के सारे, तो आंसर 0। सिंपल वर्ड्स। हाँ वेदांश, विकास, देवेंद्र, चंद्रशेखर, हाँ शुभम, तुम्हें तो कैसे समझ में आएगा, कल छुट्टी कर ली तुमने, पुनीत, आयुष। ठीक है, अब टू द पॉइंट सोचना, तुम सिर्फ टू द पॉइंट नहीं सोचोगे ना तो तुम समझ नहीं पाओगे इस चीज। कल आए थे क्या तुम, हाँ नहीं आए थे ना, मुझे लगा मैं डाउट होने लग गया कि मैंने तो गलत नहीं बोल दिया। अब तुम टू द पॉइंट सोचो, अच्छा ये 0 ऐसे बन रहा है, ये इसके अंदर नहीं है तो आंसर 0, बस इतना ही सोचो। इससे ज्यादा सोचोगे ना तो जो बोर्ड पर लिखा है वो भी समझ नहीं आएगा अभी। ठीक है, चलिए कोई समस्या, इस एग्जाम्पल को नोट करो फिर मैं आगे की बात बताता हूं।
हो गया नोट? अभी आपने लिखा है कोचेस इंटीग्रल थ्योरम। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कोचेस इंटीग्रल फॉर्मूला। कोचेस इंटीग्रल फॉर्मूला। लिखिए उसके अंदर if f of z is analytic, if f of z is analytic within and on a closed curve C, on a closed curve C, and if A is any point within closed curve C, then integration f of z dz equals to 2 pi iota f of a। अब ये देखिए f of a का मतलब क्या है यहां पर, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। f of z में से z माइनस a, इसको आपको हटाना पड़ेगा। f of z और इसमें कौन आ रहा है, एक z माइनस a। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, z माइनस a f of z। ऐसा करने से z माइनस a वाला फैक्टर यहां से चला जाएगा और उसके बाद आप इसके अंदर पुट करेंगे z इक्वल्स टू a। उसके बाद आप इसके अंदर पुट करेंगे z इक्वल्स टू a। क्लियर है? मे बी लिटिल बिट कंफ्यूजन अभी आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। मैंने आपको बोला ना कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन एट द एंड ये कंफ्यूजन अपने आप खत्म होता चला जाएगा। अभी लास्ट एग्जांपल में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। एक बार आप इसे लिखो, फिर मैं एक अच्छा एग्जांपल दूंगा, स्टैंडर्ड एग्जांपल दूंगा, जिससे ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। दिगंबर, आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। सिर्फ अभी मैंने आपको पॉइंट बताया है। अब एग्जाम्पल की मदद से इस बात को सीखते हैं। लिखिए एग्जाम्पल, इवैल्यूएट द गिवन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल देखो z स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू, ये फाइंड करना है। जो c है उसके लिए हमें दिया है z प्लस 3 आयोटा इक्वल्स टू 2। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं, हाँ यही दिया गया। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसकी मदद से हम इस थ्योरम को सीखने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर देखो आराम से, आपको सॉल्व नहीं करना है। अभी लास्ट स्टेटमेंट में लिखा गया था कि अगर कोई भी पोल इनसाइड और ऑन द कर्व नहीं होता है तो आंसर 0। अब आप बोल रहे हो कि अगर कोई पोल इनसाइड और ऑन दी बाउंड्री हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, ये फॉलो करना है। तो हमने कहा अच्छा ये जो चीज है ना, ये देखो ऐसे भी लिखी हुई आ सकती है, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल f of z माइनस a dz इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा f of a। देखो दोनों में कोई फर्क है, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है ना। कहीं एग्जाम में बोले 4 में से कुछ इंटीग्रल फॉर्मूला कौन सा है, ये दिया हो तो आप मार्क कर दो, ये दिया हो तो मार्क नहीं करो, एक ही बात है दोनों। ठीक है, अब इधर आ जाओ। सबसे पहले सर हमको पोल फाइंड करना है, तो कोई मुझे बताएगा z स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। z इक्वल्स टू क्या आएगा, हाँ ध्यान रखना, प्लस माइनस 3 आयोटा। अब इस c को ड्रॉ करना जरूरी है, तो हमने कहा पहले c को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये है x प्लस आयोटा y प्लस 3 आयोटा इक्वल्स टू 2।
हमने कहा सर आयोटा आयोटा वाली पार्टी को एक साइड कर दो, y+3। अब आप बोल सकते हो x² प्लस y+3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सर इसका सेंटर क्या होगा 0, -3, रेडियस r इक्वल्स टू 2। अब इसको ड्रॉ करते हैं। सेंटर है 0, -3 मतलब ये वाला, रेडियस है 2। चंद्रशेखर मुझे बताओ ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, रुको अभी पूछता हूं कौन सा पूछ रहा हूं मैं। ये तो 0, -3 पूरी दुनिया जानती है, तो मुझे बताओ ये क्या होगा। सही लिखा है देवेंद्र, समझ में बात। अब ये 2 पॉइंट्स हैं जिनको आप पोल बोल रहे हैं, तो हमने कहा पहले +3 आयोटा 0,3, -3 आयोटा 0,-3, तो कितने पोल अंदर आ रहे हैं, एक। हमारा फॉर्मूला एक ही पोल के लिए था, अभी तो एक से ज्यादा का भी बताएंगे, पर एक ही पोल के लिए था। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, देखो ये गोले का मतलब क्या है, कल परसों बताया था कि ये क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल है ना, कर्व क्लोज्ड है, इस वजह से गोला बना हुआ है इसके ऊपर। सो इसको पहले आप लिखेंगे dz, z+3 आयोटा, z-3 आयोटा। तो इसमें से पोल कहां से मिला, यहां से मिला या यहां से मिला, फर्स्ट से या सेकंड से, फर्स्ट से, नेगेटिव वाला पोल है। तो आप क्या बोलोगे सर, इसको तो छोड़ दो और बाकी जो बच गया ना dz के अलावा, dz को नहीं लेना है, ये पोल है, इसको छोड़ के जो भी fz है ना उसमें a पुट कर दो। तो हमने बोला सर कौन बचा यहां पर, 2 पाई आयोटा, क्या बचा 1/z-3 आयोटा, इतना ही तो बचा है। इसमें z बराबर a पुट कर दो, a मतलब -3 आयोटा। अब जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई आयोटा 1 डिवाइडेड बाय -3 आयोटा -3 आयोटा इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा 1/-6 आयोटा। आयोटा से आयोटा खत्म, ये कितना आ रहा है 3 टाइम्स, आई थिंक -π/3 ऐसा कुछ आ रहा है। क्लियर है। तो किस तरीके से अप्रोच किया गया क्वेश्चन, ये समझ में आया। पहले पोल फाइंड किया गया, फिर डायग्राम बनाया गया, फिर देखा गया वो इनसाइड है आउटसाइड है, जो आउटसाइड है उनको छोड़ दो, जो इनसाइड है उनके लिए रिजल्ट लिखा जाएगा। पहले एग्जांपल में एक भी इनसाइड नहीं था, अभी एक आ गया। अभी आपके दिमाग में अगर क्यूरियोसिटी जाग रही है 2 हो जाते तो वो भी बताएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। इसलिए मैंने कहा कि आप सिर्फ पेशेंस के साथ समझिए, चीजें आसान लगेगी। लेकिन जरूरत से ज्यादा एक ही क्वेश्चन में सोचने की कोशिश करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो रायता फैल गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसके अंदर करना क्या। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ये रेडियस इसकी 2 है, तो जब इधर 2 आप आगे चलोगे तो 0, -5 ही आएगा ना, x प्लस, ये जो तुमने कल क्लास छोड़ी है ना, ये उसका पाप है। z जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल x प्लस आयोटा y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो z बराबर x प्लस आयोटा y है आज के लिए तुम्हारे लिए, बस इतना ध्यान रखो। कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्यों छोड़ दी, वो तो मैं समझ रहा हूँ कि जब तुमने इतनी क्लासें की है, अगर एक क्लास छोड़ी है तो ऑफकोर्स कोई इमरजेंसी रही होगी, लेकिन अब उसका इफेक्ट थोड़ा सा तो तुम्हें आज की क्लास में दिखेगा। तो उसके लिए तुम्हें एक बार उन सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा, और फिर लिखना और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करना। फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो हम है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन और देखता हूँ आपके लिए, जिसको आप भी सॉल्व करके
हो गया नोट? इसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस करूंगा अब क्वेश्चन में, सभी ने अगर नोट कर लिया हो तो देखो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 9 डी जेड, और जो सी है ये मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 5 कर दिया हमने। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहां पर कुछ नहीं करना, आपने जेड स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0 किया होगा, तो z बराबर कितना आ गया होगा, प्लस माइनस 3 आयोटा। इसको अगर आप बनाओगे तो ये तो बहुत सिंपल है, एक ऐसा सर्किल बनेगा, माइनस वाला इधर प्लस वाला इधर, दोनों ही पोल अंदर है। तो ऐसी कंडीशन में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके दो पार्ट बन जाते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन जेड प्लस 3 आयोटा जेड माइनस 3 आयोटा डी जेड, 2 पाई आयोटा 1 अपॉन, अगर इसको पोल मान रहे हो तो इसके अलावा जो बच गया ना, अगर आप इसको पोल मान रहे हो तो इसके अलावा जो बच गया ना, आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे लिखो 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 3 आयोटा। कौन सा पोल है, ये वाला, तो z बराबर क्या पुट करोगे आप यहां पर, माइनस 3 आयोटा प्लस 2 पाई आयोटा 1 डिवाइडेड बाय, अब ये पोल हो गया आपके लिए, तो इसको मेंशन कीजिए z प्लस 3 आयोटा, और यहां पर आ जाएगा z इक्वल्स टू प्लस 3 आयोटा। सो ओवरऑल जो मुझे दिखाई दे रहा है, यहां माइनस 6 आयोटा आ रहा है, वहां प्लस 6 आयोटा आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 हो जाएगा। दो पोल अंदर आ गए ना, तो एक बार ऐसे एक बार ऐसे, तीसरा आ जाता तो एक और आ जाता, यहां पर चौथा आ जाता तो एक और आ जाता। पॉइंट समझ में आया? कोई कंफ्यूजन किसी को? नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपके पास में एक भी पोल नहीं होता है, सारे बाहर होते हैं, तो आंसर 0। एक होता है तो कैसे डील करना है, 2 होता है तो कैसे डील करना है, ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं आपको 2 से ज्यादा का केस भी देता हूं अभी। तो क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग आराम से लिखते रहो इसे। देखो आराम से, अब मेरे ख्याल से थोड़ी सी क्लियरिटी आ रही होगी कॉन्सेप्ट के अंदर, और ज़्यादा मुश्किल लगना नहीं चाहिए आपके लिए, आसान होना चाहिए क्वेश्चन, और मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पॉइंट के ऊपर होते हैं। शुभम, पॉइंट अब समझ में आ रहा होगा आपको? अब इसमें कल की क्लास का कोई खास लेना देना नहीं है, बस ये वर्ड जो यूज़ करता हूँ एनालिटिक एनालिटिक, ये कल की क्लास में बताया था मैंने। आज तुमने शुभम का साथ कैसे छोड़ दिया? अच्छा, इसको 4 कीजिएगा आप, है ना। एक सेकंड, थोड़ा सा करेक्शन करो क्वेश्चन में। सॉल्व कर लिया क्या? सॉल्व नहीं किया ना अभी? इसमें थोड़ा सा करेक्शन करो, इसको 4 करो।
4 में शायद सारे पॉइंट आ जाए, 3 में भी आ रहे हैं सारे पॉइंट, तो कोई नहीं 4 कर लो। मेरे ख्याल से मैंने आपको सभी को समझा दिया होगा कि 1 तारीख को आप लोगों का टेस्ट है। आपको नहीं बताया था ना, आए नहीं थे आप। 1 तारीख को आपका टेस्ट है। मैं एक बार टाइमिंग कंफर्म करके आपको बता देता हूं, तब तक आप क्वेश्चन ट्राई करो। सो 1 तारीख को 11 बजे आप लोगों का टेस्ट रहेगा ना। उस पर ड्यूरेशन शायद 1.5 घंटे का होगा, तो 11 से 12:30 के बीच में आप लोग क्लास वगैरह, मतलब जो भी टेस्ट का ड्यूरेशन दे उसको मिस मत करना। संडे रहेगा उस दिन। ट्राई कर लिया होगा यार सभी लोगों ने, मेरे ख्याल से इतना बड़ा तो क्वेश्चन ही नहीं है ये। कर रहे हो अभी? चलो करो। हाँ शुभम, क्या कुछ रिजल्ट मिल गया कि स्टार्ट नहीं हो रहा सॉल्यूशन? चंद्रशेखर, विकास से कुछ सजेशन मांग रहे हो तुम? वो गलत करवा देगा तुम्हारा आंसर। आज विकास ने जबरदस्ती आंखें खोल रखी है। विकास सोकर नहीं आया आज? सोकर आए हो? देखो मैंने मना किया था दोपहर में नहीं सोते हैं, ये कंफर्म ही कर रहा था बस मैं। और कौन कौन है जो अभी भी दोपहर में सो रहा है? पुनीत, देख लो पेन पकड़ रखा है तुमने और झूठ बोल रहे हो। नहीं सोए सही में? लाइट चल, हाँ, तुमने तो कोशिश कर ली थी पूरी। हाँ कोई आंसर बता रहा था 0 आ रहा है। आ सकता है क्योंकि रैंडमली मैंने तो ऐसे ही डेटा लिख दिया। देखो जरा बोर्ड के ऊपर, पता नहीं इसमें कोई दिक्कत वाली जैसी चीज तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। आपने लिखा होगा सबसे पहले x प्लस, हाँ नहीं आपस में डिस्कस मत करो। देखो अटेम्प्ट आपका होना चाहिए सिर्फ, आप पड़ोसी से बिल्कुल चर्चा कीजिए मत। आप मान के चलिए पड़ोसी है ही नहीं, ऐसा आपने लिखा होगा सबसे पहले। तो ये बन गया होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो जो सेंटर आएगा वो आना चाहिए -2, और जो रेडियस आएगी, अरे ये क्या हो गया इसको, 4 स्क्वायर, रेडियस आएगी 4। इतना तो सभी ने किया होगा। अब हमने कहा कि सर सर्किल बना के देखते हैं कैसा बनेगा। तो अगर आप देखें तो ये -2, मतलब यहां पर, और जो रेडियस में देख पा रहा हूं वो 4, यहां से ऐसे करके ऐसे सर्किल लग रहा है, इलिप्स लगने लग गए। तो अब ठीक है, थोड़ा बहुत लग रहा है। तो ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं ये है -2, 0। अब हम बात करते हैं यहां पर, इसको इक्वल्स टू 0 करोगे तो z बराबर 0, z बराबर प्लस माइनस आयोटा। तो हमने कहा z बराबर 0 तो ये है, प्लस आयोटा ये है, माइनस आयोटा ये, तीनों पॉइंट बन गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे यहां पर,
अब आप कर सकते हैं, आंसर लिखना आपको सिर्फ 2 पाई आयोटा। पहले तो आप क्या कीजिए, जीरो वाले पार्ट को छोड़ दो, अंदर 1 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 1 है, यहां पर क्या पुट कर देंगे आप, z इक्वल्स टू 0 प्लस 2 पाई आयोटा 1 डिवाइडेड बाय z, और यहां पर आएगा z माइनस आयोटा, और यहां पुट कर दीजिए z इक्वल्स टू माइनस आयोटा, प्लस 2 पाई आयोटा 1 डिवाइडेड बाई z प्लस आयोटा, और यहां पर क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू आयोटा। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो 2 पाई आयोटा तो कॉमन आ जाएगा, जीरो पुट करेंगे तो यहां आ रहा 1 माइनस माइनस ये कितना आ गया, ये आ रहा है -2 आयोटा, एक और आयोटा तो आयोटा स्क्वायर, तो -2 आयोटा स्क्वायर, आई थिंक ये आ रहा है +1/2, है ना। इसमें देखो ये 2 आयोटा स्क्वायर तो -हाफ, तो 2 पाई आयोटा दिखाई दे रहा है, जीरो कैसे आ रहा है। अच्छा अच्छा, अभी समझ में आ गया। तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 पाई आयोटा आना चाहिए आंसर। हाँ पुनीत, कहां तक पहुंचे थे। इसमें कोई समस्या, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत जैसी चीज है। जो फैक्टर आप ले रहे हो ना उसको छोड़ दो, बाकी सब वहां रख दो, बस इतना सा काम तो करना है। देखो एक बार बोर्ड पर देख लो, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो मैं बताऊं, एक बार बोर्ड पर देखेंगे सभी लोग, कैसे लिख रहा हूं मैं, z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा। अब वो पहला पार्ट है, तो मैं z वाले के लिए वहां पर इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो z से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1 डिवाइडेड बाय z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा। तो अब यहां पर z से z कट जाएगा और z बराबर 0 पुट कर दो। क्लियर है। अगली बार आपको z प्लस आयोटा के लिए लिखना है तो z प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर लिख दो z बराबर माइनस आयोटा, तो इससे ये कट जाएगा, जो बच गया उसमें पुट कर दो। ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, पर अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं रहे हो, हम 1 महीने से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इतना ट्यूनिंग तो आपका मैच होना चाहिए कि आप ये बात समझ पा रहे हो कैसे लिखा जा रहा है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ, मैं डिटेल में भी लिख सकता हूं, पर ऐसा कुछ है नहीं, बड़ी आसानी से आप इन सब चीजों को कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसमें इधर हाँ तो सही आ रहा था ना, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा कितना हो जाएगा, -1, और ऑलरेडी एक माइनस था तो +1 हो जाएगा ना, सही आ रहा था। हाँ तो ये 1 ही आएगा। ये जो है देखो, यहां आयोटा लिखोगे तो कितना, यहां 0 पुट करोगे तो आयोटा मिल गया, यहां आयोटा मिलेगा, यहां पर माइनस आयोटा मिलेगा, तो क्या बना, माइनस आयोटा स्क्वायर। माइनस आयोटा का मतलब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1 तो -1 +1, तो 1 ही आ रहा है ना। हाँ कैसे भी पुट करो आंसर जो है वो सही आएगा, अगर आप सही सॉल्व कर रहे हो तो। चलिए देखिए बोर्ड के ऊपर, हटा दो इसे। एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूं, फिर क्वेश्चन को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है। मान लीजिए अगर आपको दिया गया हो क्लोज इंटीग्रल अलोंग अ कर्व सी, और यहां पर मान लीजिए dz z प्लस a की पावर z माइनस, प्लस भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, z माइनस a की पावर n+1। मतलब अगर जो पोल दिया गया है उसका ऑर्डर 1 से ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में ये कैसे दिया जाएगा, 2 पाई आयोटा 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल dn बाय dzn f ऑफ z, और बेटर टर्म इज z माइनस a n+1 f ऑफ z। क्लियर है। और अच्छे से अगर आप इसको समझना चाहो तो आप यहां पर लिख दो f ऑफ z, दिखने में अच्छा लगेगा, f ऑफ z और ये वाला हिस्सा। तो जब यहां वैल्यू पुट की जाएगी, तो जहां से पोल फाइंड किया ना उस हिस्से को छोड़ दो, बचा हुआ जो हिस्सा है वो यहां पर आ जाएगा, और इसके अंदर आपको पुट करना है z इक्वल्स टू। बात समझ में आई क्या किया हमने, आप फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा। जो पार्ट है जहां से पोल मिल रहा है उसका ऑर्डर 1 से ज्यादा है, ऑर्डर 4 है, 3 बार डिफरेंशिएट कर दो, किसको, इसको छोड़कर जितना f ऑफ z बच रहा है।
समझ पाए बात को? इसको छोड़कर जितना एफ ऑफ जेड बच रहा है, अगर आप इसको कंसिडर कर लोगे ना, तो ऐसा नहीं आप गलत करके आ जाओगे। आप इसको जैसे कंसिडर करोगे ना, आपका सॉल्यूशन चीख चीख कर आपको बोलेगा आपने गलत कर दिया। क्यों? इसको आप इसमें कंसिडर कर रहे हो, फिर इसमें पुट करोगे जेड बराबर ए, तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आपने गलती कर दी है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं कि आप सोचो कि ठीक है वहां सॉल्व करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको खुद को समझना है इस चीज को। ठीक है, तो वहां पर मेंशन कीजिए, इफ पोल ऑफ ऑर्डर n+1 is given, if pole of order n+1 is given, then Cauchy integral formula is given as, नोट कर लीजिए बोर्ड से, देखिए बोर्ड के ऊपर देखिए, हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन हो, लेकिन यहां पर जैसे एग्जांपल लेंगे ना सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। e2z डिवाइडेड बाय z+1 की पावर 4 dz, c जो है मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3। विकास ये बताओ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो सभी को, क्या है ये? बस सब जानते हैं आप, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सर 0,0 इसका सेंटर होगा और रेडियस 3 है, तो आपने इसको ड्रॉ भी कर लिया होगा अपने दिमाग में। ये रहा। आयुष बताओ इसके पोल के बारे में इंफॉर्मेशन दो, क्वेश्चन में पोल कौन कौन सा आ रहा है? एक ही आएगा? बिल्कुल एक ही पोल आएगा, z+1 इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू आयोटा। सर पावर तो 4 है, ऑर्डर 4 होगा इसका, इस रूट का ऑर्डर 4 है। तो हमने कहा कि सर इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे? सबसे पहली चीज तो आप इसे लिखिए e2z z+1 3+1। ऐसा क्यों? वरना गलती कर दोगे आप। तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 3। अब देखो यहां पर आप लिखोगे 2 पाई आयोटा। हाँ आयुष, क्या क्या क्या? अच्छा -1 है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, हाँ आ जाओ बोर्ड पर आ जाओ वापस। सो 2 पाई आयोटा, अब क्या बोला गया? 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल d बाय dz 3 3+1 है तो 3 लेना है। अब बहुत सी बार क्या होता है जल्दबाजी में आप 4 लिख देते हो, लेकिन 3+1 होगा, ध्यान रखना। वो e2z z इक्वल्स टू -1। कब? जब 3 बार आप इसे डिफरेंशिएट कर दो तब, पहले नहीं। तो अगर आप यहां पर देखें तो यह आ गया 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 6। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर 2z डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 2, इंटीग्रेशन नहीं है ना। दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर 2z मल्टीप्लाई बाय, तीसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर 2z मल्टीप्लाई बाय 2, और इसके अंदर पुट कर दो z बराबर -1। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर 2 4 8 8 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 6, थोड़ा बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे आयोटा, और ये बन गया e की पावर -2।
सो ओवरऑल अब अच्छा दिखाई दे रहा है, ये 8 पाई/3 आयोटा ई स्क्वायर, कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है। 4 पॉइंट हो चुके हैं, अब चारों पॉइंट्स को मिलाकर मैं एक क्वेश्चन बना के दिखा दूंगा आपको, और वो आपको खुद को सॉल्व करना है। क्या पॉइंट है सर? जब कोई भी पोल अंदर नहीं आता आंसर 0, एक पोल आता है, दो पोल आता है, ऑर्डर ज्यादा आता है, कैसे डील करना है, चारों पॉइंट मैंने आपको बता दिया। आप नोट कर लीजिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल जिसमें ये दोनों तीनों चारों तो एक साथ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि या तो आंसर 0 होगा या नॉन 0 होगा। तो तीनों पॉइंट्स एक साथ में इंक्लूड करके एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, जिसको आपको सॉल्व कर एक बार आप सॉल्व कर लेंगे तो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। यहां लिख देता हूं क्वेश्चन। z² - z 2z 2z, और दिया गया हमें z+1 होल स्क्वायर z² + 4 dz। c जो कर्व है वो हमें दिया गया है z = 10, मतलब सब कुछ अंदर ही है इसमें। अब आप आराम से इसे सॉल्व कर लो।
माइनस 14 पाई आयोटा, 14 पाई आयोटा। ठीक है, मेरे पास शायद आंसर है भी है, आंसर नहीं है मेरे पास। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार, क्वेश्चन में इतना टाइम कैसे लगा रहे हो? देखो जरा बोर्ड के ऊपर, फोकस करना बोर्ड के ऊपर। देखिए z बराबर मॉड ऑफ z बराबर 10 है, मतलब सब कुछ अंदर ही होगा, कुछ बाहर नहीं जाना इससे। हमने फिर भी रूट पता कर लिए, पोल पता कर लिए कौन कौन से। यहां से देखिए z बराबर -1 आएगा, यहां से +-2 आयोटा आ रहा होगा, ऐसा ही हुआ होगा ना। अब देखिए आपने कहा सर इसका मतलब 3 बार में आंसर लिखा जाएगा। पहले आपने लिखा होगा 2 पाई आयोटा, मैं लिखता हूं पहले -2 आयोटा के लिए, तो आप लिखेंगे सर z² -2z डिवाइडेड बाय, तो z+1 जो है ये होल स्क्वायर एज इट इज, -2 के लिए लिख रहे हो तो यहां पर आ जाएगा z-2 आयोटा, ये तो एज इट इज रहेगा। और इसके अंदर आपको पुट करना है z बराबर -2 आयोटा, मतलब z+2 आयोटा गायब कर दिया इसमें से, प्लस 2 पाई आयोटा। अब प्लस के लिए लिख देते हैं z² -2z डिवाइडेड बाय z+1 होल स्क्वायर z+2 आयोटा डिवाइडेड बाय z = +2 आयोटा। हाँ चंद्रशेखर क्या बता रहे हो उसे? 2 पाई आयोटा। अब तीसरा, अब जो तीसरा आ रहा है वो है z+1 का होल स्क्वायर, तो पहले तो इसको गायब करना पड़ेगा। फिर यहां आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, क्यों 1+1 है वो, एक बार डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएशन होगा दिस बाय दिस, तो आप कहेंगे सर z² +4 का होल स्क्वायर, यहां पर आएगा z² +4। अब एक बार उसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2z -2 माइनस, यहां पर आ जाएगा z² -2z, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन गया 2z, और इसके अंदर आपको पुट करना पड़ेगा z = -1। बिल्कुल ये है पूरी गणित, ऐसा ही किया था सभी लोगों ने। क्या मिल रहा है आयुष आंसर? फाइनल? फाइनल नहीं आया, यहां से तो फाइनल मिल जाना चाहिए यार। ठीक है करो, ट्राई करो फिर। अब ये तो कैलकुलेशन है, करके बताओ क्या मिल रहा है आंसर। चलो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया था, यहीं तक तो लिखना था, इसके आगे तो सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर ही तो फाइंड करना है। फाइंड करो पुनीत। हाँ विकास, फिर तो करो, कंप्लीट करो। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्या? ठीक है फिर छोड़ दो यहीं तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन का वो आप समझ पा रहे हो मेरे ख्याल से। अगर आपने ऐसा लिखा है, अच्छा यहाँ पर आप ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, ठीक है फिर ज्यादा सॉल्व मत करो उसको। ऑब्जेक्टिव समझ पा रहे हो, क्योंकि फिर आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आयोटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से। आप चाहो तो थोड़ी सी जगह छोड़ लेना, कभी बोर हो रहे हो घर पे तो सॉल्व कर लेना इसको। बाकी जो ऑब्जेक्टिव है वो मैंने आपको बता दिया क्या है, किस तरीके से डील करना है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहां पर फिर से लिखवा रहा हूं। बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि जीरो क्या होता है, सिंगुलैरिटी क्या होता है। इनके स्टेटमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, मिले नहीं है पर मिल सकते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, आप लिखिए। पहला पॉइंट, पॉइंट करके लिखते जाइए बस, एक छोटी सी सब हेडिंग डाल दीजिए आप वहां पर, जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन, जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन। लिखिए इसमें पहला पॉइंट, अ जीरो ऑफ
zero of analytic function f of z, zero of analytic function f of z is the value of z, is the value of z for which f of z equals to 0. z की जिस वैल्यू के लिए f of z 0 हो रहा है उसे बोला जाता है जीरो ऑफ f of z. समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन? लेट्स से सपोज अगर आपका f of z क्या है, z प्लस 1 बराबर ये f of z आपका, तो आप कहेंगे सर f of z 0 कब हो रहा है, जब z बराबर -1 हो. तो z बराबर -1 इसके लिए क्या हो गया, एक 0 हो गया. क्लियर है? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 0 का मतलब होता है जहां पर f of z 0 हो जाए. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, a point at which a function f of z is not analytic, is known as singular point or singularity of the function. Let's say suppose f of z equals to 1 upon z minus 1 है. तो अगर आप देख रहे हैं कि z माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कब हो रहा है, जब z बराबर 1 हो रहा है. तो z बराबर 1 आपके लिए क्या हो गया, यहां पर एक सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी ऑफ फंक्शन. समझ में इतनी बात? फॉर एग्जाम्पल करके इसको लिख दो. तो जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा वहां पर वो एनालिटिक नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 लिखो, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट. आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट मेंशन कीजिए इसके अंदर. इफ देयर इज नो अदर सिंगुलैरिटी, इफ देयर इज नो अदर सिंगुलैरिटी within a small circle, within a small circle surrounding by the point, ब्रैकेट में लिखना सिंगुलैरिटी, then singularity is known as isolated singularity. Otherwise known as नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. देखिए बात समझ आई नहीं होगी आपको, मैं समझाता हूं थोड़ा सा. मान लीजिए f of z इक्वल्स टू 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 3. तो z बराबर 1 एंड 3 आ रहा है. यहां पर अगर सिंगुलर पॉइंट पूछेगा तो आप बोलोगे z बराबर 1 है. 1.1 1.001 1 के आसपास के जितने भी पॉइंट्स है ना
वो सिंगुलैरिटी में नहीं आएंगे। 3 के आसपास के जितने भी पॉइंट है वो सिंगुलैरिटी में नहीं आएंगे, 1 और 3 आएगा सिर्फ। तो ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। लेकिन वहीं अगर आप देखें एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई जेड, तो हमने बोला यहां डिनोमिनेटर कब जीरो होगा, आपने कहा सर जब साइन पाई बाई जेड इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। हमने कहा ये कब जीरो होगा, आपने कहा सर पाई बाई जेड इक्वल्स टू एन पाई जब हो जाएगा, एन इंटीजर मान के चल रहे हैं हम। तो हमने कहा इसका मतलब 1 बाई जेड इक्वल्स टू क्या आ रहा है एन, या बोल सकते हो जेड इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1 बाई एन। तो हमने बोला सर एन की वैल्यू पुट करके देखो 1 2 3 ऐसे चल रहा होगा। अब आप जाओ बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे, जब z बराबर हो जाएगा 0, जब z बराबर 0 तो n क्या हो गया होगा, वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, है ना। तो हमने कहा मान लो n बराबर हमारे पास होगा 1 0 0 0 0 0 0 0 1, तो इसके ऊपर ये जो z है ये ऑलमोस्ट 0 ही तो रहा होगा ना। तो ये एफ ऑफ जेड के लिए ये पॉइंट क्या रहा होगा, सिंगुलैरिटी रही होगी एक। फिर अगला पॉइंट जो है 1 0 0 0 0 लाइक बराबर के 0 और यहां 2 आ गया, तो यहां पर भी z क्या रहा होगा, ऑलमोस्ट 0। और ये दोनों पॉइंट जो है ना बहुत पास पास रहे होंगे, बहुत पास पास। 1 0 0 0 0 0 0 3 वो भी इसका पड़ोसी रहा होगा। तो ऐसे करके आसपास के जितने भी पॉइंट्स रहे होंगे ना वो सारे के सारे इसके लिए क्या रह गए होंगे, सिंगुलैरिटी। तो z बराबर 0 जब n बहुत बड़ा है, तो जब n बहुत बड़ा है तो ये हो या फिर और भी इससे बड़े बड़े नंबर, तो सारे के सारे क्या रहे होंगे, पड़ोसी। तो वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कब, जब z बराबर क्या आ रहा है 0। तो यहां पर z बराबर 0 क्या हो गया, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। सर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्यों हो गया, क्योंकि z बराबर 0 और इसके आसपास के जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, सिंगुलैरिटी। लेकिन जब आप यहां पर देखेंगे z बराबर 1 के आसपास के पॉइंट्स नहीं, वो सिंगुलैरिटी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो ये नॉन आइसोलेटेड है और ये क्या है, आइसोलेटेड है। बताओ बात समझ में आई या नहीं है। z बराबर 0 जब n इनफाइनाइट हो गया, जब n क्या हो गया आपके पास में, इनफाइनाइट। अरे ये z है ना, ये n आपका, z बराबर 0 जब n क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो n इतना बड़े बड़े नंबर्स है, उनमें z या तो 0 आ रहा है या बहुत ही छोटा नंबर, मतलब नेग्लिजिबल नंबर आ रहा होगा। तो सारे नंबर मान लो ये 0 है, तो वो नेग्लिजिबल नंबर इसके आसपास ही तो रहे होंगे ना। तो हमने बोला z बराबर 0 और उसके आसपास के जितने भी पॉइंट्स है वो सारे सिंगुलर पॉइंट्स है। तो z बराबर 0 को क्या बोला जाएगा, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। समझ में आई बात, नोट कर लीजिए, यहां लिख देना नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। बहुत ही बेसिक और छोटी छोटी टर्म्स है, एग्जाम में अगर पूछ ली जाएगी तो सभी लोग इसका जवाब दे नहीं पाएंगे, इस वजह से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। z बराबर 1 एंड 3 जो लिखा हुआ है ना वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, और z बराबर 0 आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूं, टेलर सीरीज जो आपने लिखी थी
याद कीजिए टेलर सीरीज x इक्वल्स टू a के लिए f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस x माइनस a f डैश a प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a एंड सो ऑन। कैलकुलस में पढ़ी थी आपने रियल नंबर के लिए, अब कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ते हैं। फॉर z इक्वल्स टू z नॉट, ये होगी f ऑफ z इक्वल्स टू f ऑफ z नॉट प्लस z माइनस z नॉट f डैश z नॉट प्लस z माइनस z नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश z नॉट एंड सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं समीशन z माइनस z नॉट की पावर n। यहां पर कितना है ये z माइनस z नॉट की पावर यहां कितनी है 0, तो n बराबर 0 से इंफिनिटी तक, और ये कांस्टेंट हमने कर दिया an। क्लियर है? तो an क्या बना सर? an वेयर an f z नॉट f डैश z नॉट f डबल डैश z नॉट बाई 2 फैक्टोरियल। तो आप बोल सकते हैं an इज f n z नॉट डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। f n n बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं करना, डायरेक्ट पुट कर दो। n बराबर 1 होगा तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। n बराबर 2 मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये वाला हिस्सा कहां से आया? फ्रॉम द टेलर्स सीरीज। फिर हम लोग ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये तो सिर्फ याद दिलाने के लिए मैंने रेफरेंस के लिए लिया है, लेकिन एक्चुअल में अब इसको गायब कर दो और ये कौन आ गया हमारे पास? टेलर्स सीरीज। कुछ नया नहीं आया, ये आप जानते हो, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट्स दिखाए। अब यहां पर एक और सीरीज आती है जिसको हम बोलते हैं लॉरेंट्ज सीरीज। ये जो लॉरेंट सीरीज होती है इसके अंदर f ऑफ z दिया जाता है समीशन n बराबर 0 से इंफिनिटी an z माइनस z नॉट की पावर n प्लस समीशन n बराबर 1 से इंफिनिटी b1 डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट की पावर n bn। लॉरेंट सीरीज में ये जो पहले वाला हिस्सा था टेलर का, उसके साथ साथ एक और पार्ट आ जाता है जिसके डिनोमिनेटर में z माइनस जेड नॉट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब z नॉट के ऊपर ये एनालिटिक नहीं रहा होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एनालिटिक हिस्सा होता है जो टेलर सीरीज से हमें मिलता है, इसको हम बोलते हैं एनालिटिक पार्ट। और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं यहां पर? प्रिंसिपल पार्ट। ज्यादा डिटेल में यहां चर्चा करता नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसे पूछ लेता है एक आध पॉइंट, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कैसे किस पार्ट को एनालिटिक पार्ट बोला जा रहा है, और ये आया कहां से वो भी मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है। कौन सा पार्ट प्रिंसिपल पार्ट है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सिंगुलर पॉइंट या पोल से रिलेटेड, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन पहले आप एक बार इसे इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आगे की बात लिखवाता हूं।
डन। लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, if there are no terms, if there are no terms in the principal part, in the principal part of f of z, principal part of f of z, then z naught is called as removable singular point, removable singular point। बोल रहा प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म अगर नहीं होती है तो हमने कहा माना कि f ऑफ z z माइनस साइन z डिवाइडेड बाय z क्यूब है। तो आप देख सकते हैं ये z तो एज इट इज, साइन z का एक्सपांशन मैंने कुछ सालों पहले आपको समझाया भी था बहुत अच्छे से, अगर आपको याद हो तो बोलो, याद है कि भूल गए? याद है? वो तो मैंने लिख दिया शायद बोर्ड पे, अब तो मना करोगे ही नहीं तुम लोग। z क्यूब, तो देखो z से z कैंसिल आउट हो गया, z से z अगर कैंसिल आउट हो गया तो अब देखो ये बाहर माइनस 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 प्लस, z क्यूब से z क्यूब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां आएगा प्लस 1/3 फैक्टोरियल माइनस z स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल। और इन फ्यूचर आगे भी अगर आप देखोगे तो z की पावर है वो ऊपर की साइड ही आपको दिखाई देगी। अगर आप यहां पर प्रिंसिपल पार्ट को ध्यान से देखो तो ये बोल रहा है डिनोमिनेटर में जब z आएगा तो उस पार्ट को आप प्रिंसिपल पार्ट में रखोगे, पर अब इसके अंदर कभी डिनोमिनेटर में z आएगा ही नहीं। तो आपको याद करना चाहिए कि ये जो एक्सपांशन है ये मैक्लरिन सीरीज की मदद से आपको मिला था, जो a बराबर 0 के लिए किया गया था। तो इस केस में ये क्या है, z बराबर 0 के लिए, या बोल सकते हो z नॉट बराबर 0 के लिए एक्सपांशन है ये। किसके लिए? z नॉट बराबर 0 के लिए। अरे याद करो यार, टेलर सीरीज में बताया था x बराबर a पर एक्सपेंड करो, मैक्लरिन में a बराबर 0 के लिए एक्सपेंड करो, और ये सारे एक्सपांशन वहीं से तो आ रहे हैं। तो ये एक्सपांशन कौन से पॉइंट के अबाउट है? यहां z बराबर z नॉट और z नॉट बराबर 0, तो z नॉट बराबर 0 के लिए एक्सपांशन है, और इसके अंदर प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं है, तो z नॉट बराबर 0 जो है वो आपका इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट होने वाला है। क्लियर है इतनी बात? इस एग्जाम्पल को नोट करो और उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखवाता हूं। एग्जाम्पल को नोट करो और उसके बाद में एक स्टेटमेंट लिखवाता हूं। दैट इज, इस एग्जाम्पल को नोट करो उसके बाद में लिखिए दैट इज z नॉट इक्वल्स टू 0 is an essential singular, removable singular point, removable singular point। डन इतनी कहानी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लॉरेंट सीरीज के नीचे ही आप ये पॉइंट लिख रहे हैं तो पॉइंट नंबर 1 आपने लिखा होगा, पॉइंट नंबर 2 लिखो।
if there are if there are infinite number of terms, if there are infinite number of terms present in the principal part, present in the principal part of f of z, of f of z, then z नॉट बराबर 0 is called essential singular point. Essential singular point. Let us suppose अगर f of z equals to e to the power 1 by z होता है तो आपको याद होगा 1 plus 1 by z divided by 1 factorial 1 by z square divided by 2 factorial and so on. अब देखिए प्रिंसिपल पार्ट का मतलब है जहां पर डिनोमिनेटर में z होता है, तो आप देख सकते हैं कि यहां तो हर एक टर्म के अंदर डिनोमिनेटर में z होगा। इसका मतलब प्रिंसिपल पार्ट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो आप क्या बोलेंगे सर, f ऑफ z e टू द पावर z, इसके लिए z बराबर 0, z बराबर 0 बोल रहा हूं या z नॉट बराबर 0 बोल रहा हूं, कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं होनी चाहिए। वो आपके लिए क्या बन जाएगा, इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो वहां पर मेंशन कर दीजिए फॉर एग्जांपल, और इसे नोट कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और इसे नोट कर लीजिए। लिखो तीसरा पॉइंट, इफ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इफ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म in the principal part of f of z, then z equals to 0 is known as pole, P-O-L-E, pole. देखो बोर्ड के ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले इसी पॉइंट को लिखा था, डिवाइडेड बाय z, अरे 5-4 कैसे लिख दिया, z4। सो f ऑफ z इक्वल्स टू, आप देखेंगे z डिवाइडेड बाय 1, z4 तो ये बन जाएगा 1 बाय z क्यूब, माइनस ये बन जाएगा 1 बाय z मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, प्लस ये बन जाएगा z डिवाइडेड बाय 5 एंड सो ऑन। सो आप देख रहे हैं सिर्फ दो टर्म ऐसी है जहां पर डिनोमिनेटर में z आ रहा है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, पोल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो सिंगुलर पॉइंट को आपने फर्दर क्लासिफाइड कर दिया, रिमूवेबल, इसेंशियल एंड पोल। तो आप जो थोड़ी देर पहले सॉल्व कर रहे थे एफ ऑफ जेड में, उसमें डिनोमिनेटर में आप देख रहे थे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो आप अगर उसे पोल भी बोलते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से चारों पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शुभम, समझ में आई चीजें?
मतलब ये चीजें जो है ना, इनके लिए कल की क्लास की कोई खास नीड नहीं है। कल की क्लास एक अलग डायरेक्शन में चल रही थी, आज की क्लास एक अलग डायरेक्शन में चल रही थी। कल की क्लास बोल रही थी एनालिटिक कैसे होगा पता करो, मिलने थॉमसन से एफ ऑफ जेड कैसे फाइंड करोगे ये पता करो। आज की क्लास बोल रही है कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे बाय द हेल्प ऑफ कोचेस इंटीग्रल एंड कोचेस रेसिड्यू थ्योरम। सो कोचेस इंटीग्रल की मदद से कैसे फाइंड करेंगे ये तो हमें समझ में आ गया। मैं चाहता तो यहाँ पर डायरेक्ट कोचे रेसिड्यू थ्योरम लिखवा सकता हूँ, एक लाइन की थ्योरम है, लेकिन कोचे रेसिड्यू थ्योरम के अंदर रेसिड्यू वैल्यूज फाइंड करनी पड़ती है, और रेसिड्यू वैल्यू फाइंड करने में बहुत बड़ा रोल होता है लॉरेंट सीरीज का, बहुत बड़ा रोल होता है लॉरेंट सीरीज का। इस वजह से मैंने लॉरेंट सीरीज बताया। आप जब देखेंगे तो 100 क्वेश्चन अगर कॉम्प्लेक्स किया है तो एक या दो क्वेश्चन में पोल वर्ड इस्तेमाल हो गया होगा, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट इस्तेमाल हो गया होगा, इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट इस्तेमाल हो गया होगा। तो मे बी जब आप क्वेश्चन लगाए तो आपको ऐसा लगेगा सर ये सब तो पूछ ही नहीं रहा वो, लेकिन हो सकता है कि तब पूछा गया और अब 2023 वो एग्जाम हो जब वापस पोल, इसेंशियल सिंगुलरिटी या फिर रिमूवेबल सिंगुलरिटी की वो चर्चा करे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि सर जीरो का मतलब क्या होता है। देखो जीरो का मतलब क्या होता है जहां एफ ऑफ जेड जीरो हो रहा है। सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या होता है जहां पर वो एनालिटिक नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो उसे आप बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, पर उसके पड़ोसी के ऊपर भी ऐसा हो रहा है तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट आप उसे बोलेंगे। क्लियर है। फिर हमने बोला कि सर अगर सिंगुलर पॉइंट को फर्दर क्लासिफाइड करे बाय द हेल्प ऑफ लॉरेंट सीरीज, तो आपने बोला अगर प्रिंसिपल पार्ट में एक भी टर्म नहीं हो तो रिमूवेबल, इनफाइनाइट हो इसेंशियल, फाइनाइट हो तो पोल, और हमारे ज्यादातर काम का है फाइनाइट वाला। ठीक है। अब हम बात करने वाले व्हाट इज कोचेस रेसिड्यू थ्योरम। मतलब अभी पिछले 1.5 घंटे में जो भी हमने पढ़ा ना, अगर वो मैं नहीं भी पढ़ाऊं ना तो भी कोचे रेसिड्यू थ्योरम आप पढ़कर एग्जाम का क्वेश्चन करके आ सकते हो। अभी बताऊंगा कैसे। लेकिन जरूरी नहीं कि वहां पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही आए, वहां स्टेटमेंट आ जाए, वो बोल दे कोचेस इंटीग्रल थ्योरम बताओ 4 में से कौन सी है। हम तो टेंशन में आ गए ना, सर ने कहा कोचे रेसिड्यू से सब सॉल्व हो जाता है, उसने सॉल्व भी नहीं करवाया, उसने थ्योरम ही पूछ ली। इसलिए जरूरी होता है कि जहां उसने पॉइंट लिखा है कि ये सिलेबस का हिस्सा है तो उसको पढ़ो, वो काम आ रहा है या नहीं आ रहा है वो बात की बात है, पर उसको पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से हमें ये पार्ट कवर करना पड़ा है। ठीक है। सो अब कोचेस रेसिड्यू थ्योरम के अंदर हमें वो थ्योरम अप्लाई करने के लिए रेसिड्यू वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। अब कैसे फाइंड करते हैं रेसिड्यू वैल्यू, इसके लिए आप पहले हेडिंग लिखेंगे रेसिड्यू वैल्यूज। ये जस्ट एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको फाइंड करना हम लोग सीखेंगे, जिसको बेसिकली हम लोग यूज करेंगे यहां पर कोचेस रेसिड्यू थ्योरम के अंदर। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस है जहां पर हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो रेसिड्यू वैल्यूज, और उसके बाद में पहला पॉइंट लिखिए, इफ एफ ऑफ जेड हैज अ सिंपल पोल, if f of z has a simple pole at z equals to a, at z equals to a, then residue for f of z at z equals to a is given as, देखिए कैसे दिया जाएगा, z माइनस a एफ ऑफ जेड, जेड इक्वल्स टू ए। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर ये क्या कर दिया, मान लीजिए एफ ऑफ जेड है आपका जेड डिवाइडेड बाय जेड प्लस 1, ऐसे बोल दिया, या जेड स्क्वायर बोल दो, जो आपका मन करे कुछ भी बोल दो। हमने कहा इसका रेसिड्यू वैल्यू फाइंड करो, तो हमने बोला सर जेड इक्वल्स टू -1 के ऊपर फाइंड करता है। तो जेड प्लस 1 इसका एक सिंपल पोल है, तो सबसे पहले आपको z प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा f ऑफ z को। हमने मल्टीप्लाई किया, ये टर्म कैंसिल आउट, z स्क्वायर आ गया। अब पुट कर दो z बराबर -1, -1 का स्क्वायर 1। ये है रेसिड्यू वैल्यू, रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू -1। आसान है। कुछ कुछ ऐसा लग रहा होगा सर ऐसा तो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, इसलिए मैंने आपको बताया था कि बस फॉर्म बदल रही है, नाम बदल रहे हैं, टर्म बदल रहे हैं, पर काम वही है जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। अभी थोड़ी देर में तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा सर ये तो एक ही तो बात है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। पहले इसे नोट करेंगे, ये काम की चीज है।
उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल करके जो दिया गया उसे भी नोट कर लो। फिर पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं। देखो अगर नोट हो गया हो तो। देखिए बोर्ड के ऊपर मान लीजिए एफ ऑफ जेड आपको दिया गया हो फाई जेड डिवाइडेड बाय जाई जेड, फाई जेड डिवाइडेड बाय जाई जेड। क्लियर है? हमें बोला गया है z बराबर a के ऊपर रेजिड्यू वैल्यू फाइंड करनी है, रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू a। तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले चेक करेंगे कि जो फाई ऑफ a है ये क्या आ रहा है, जाई ऑफ a है ये क्या आ रहा है। अगर ये 0 आ जाता है और ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो आप लिखेंगे रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू a। कैसे दिया जाएगा ये? न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर में z की जगह a पुट कर दो, डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट करो और उसके बाद में z की जगह a पुट कर दो। समझ में आई बात? डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट कर दो और फिर z बराबर a पुट कर दो। मेंशन कीजिए पॉइंट नंबर 2। इफ f ऑफ z इज गिवन in the form of phi z divided by xi z, बोर्ड पर लिखा हुआ है सब कुछ है ना, मैं तो सिर्फ उसको रिपीट कर रहा हूं। phi z डिवाइडेड बाय xi z एंड phi at z इक्वल, देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है phi at z इक्वल्स टू a नॉट इक्वल्स टू 0। xi at z इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 0, देन जैसा बोर्ड पर लिखा हो ना बिल्कुल वैसा का वैसा लिखो, रेजिड्यू एट दिस 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 इक्वल्स टू दिस। जैसा बोर्ड पर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा का वैसा नोट कर लो। हो गया नोट? 3 नंबर लिखिए, 3 नंबर पॉइंट लिखिए। इफ रेजिड्यू ऑफ की जगह करो रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर n, रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर n। मान लीजिए एफ ऑफ जेड जो है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ऊपर कुछ भी आ सकता है फंक्शन, हमें नहीं पता। एफ डैश से आप डिफरेंशिएशन समझ लोगे, f1 डैश f1 जेड। हाँ बताओ क्या हुआ? ऑर्डर n। देखो ये मैंने क्यों लिखा है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ डैश लिखता तो आप सोचते हैं डेरिवेटिव की बात हो रही है, इसलिए मैंने लिख दिया f1 z मतलब कुछ भी हो, और यहां पर आ रहा है z माइनस a की पावर n। तो पोल तो है ये, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है? n है। तो ऐसे में अरे क्या हो गया अचानक से, आज गला कैसे बंद हो गया?
रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू ए। आपको क्या करना है, यहां पर रखना है 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल डी n माइनस 1 डिवाइडेड बाय डी जेड n माइनस 1 f1z। इस हिस्से को छोड़ दो जो भी बच रहा है, और उसके बाद में यहां पुट कर दो z बराबर ए। कुछ याद आ रहा है? ऐसा ही काम कर रहे थे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन इसको अब अलग तरीके से किया जा रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, यहां पर रेजिड्यू वैल्यू फाइंड कर रहे हो सबसे पहले, तो नोट कर लो एज इट इज। अभी आखिरी में रेजिड्यू थ्योरम लिखवाऊंगा तो आपको सब कुछ सेम लगने लग जाएगा, आप कहेंगे सर बाकी सब चीजों की जरूरत ही नहीं थी। चार नंबर पॉइंट लिखो। रेजिड्यू एट z equals to a also given coefficient of 1 by z minus, बोर्ड पर देख लेना, 1 by z minus a, coefficient of 1 by z minus a in Laurent series expansion when z equals to 1 is a pool of f of z of any order, क्या बोला गया यहां पर, वो बोल रहा है कि अगर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अवेलेबल है तो उसके अंदर 1 अपॉन z माइनस ए का जो कोफिशिएंट होगा वो रेजिड्यू वैल्यू को ही डिफाइन करता है, रेजिड्यू वैल्यू को ही बताता है। z माइनस ए जो है, ये जो पोल आपका, इसका ऑर्डर अगर 1 होता है तब भी कोफिशिएंट ऑफ z माइनस ए लेना है, मतलब ये स्टेटमेंट वैलिड है। इसका ऑर्डर अगर 1 से ज्यादा होता है तब भी ये स्टेटमेंट वैलिड है। पर ज्यादातर जो हमें एग्जाम में और अभी हमारे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा वो है 1 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर, यहां से रेजिड्यू वैल्यूज हमें फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर है? अब रेजिड्यू वैल्यू का हम क्या करेंगे कोचेस रेजिड्यू थ्योरम के अंदर, तो आप हेडिंग लिखिए वहां पर, कोचेस रेजिड्यू थ्योरम। स्टेटमेंट अभी जो लिखवाया था वो क्या था, दिगंबर का एक स्टेटमेंट मिस हो गया। इफ अ पोल, आखिरी स्टेटमेंट में लिखा होगा, इफ अ पोल ये नहीं लिखवाया क्या, इफ अ पोल करके कुछ, अच्छा हो सकता है उसका कोई बहुत पहले मिस हो गया हो। मैं रिपीट कर देता हूं दिगंबर सेंटेंस, इफ अ पोल तो पता नहीं कहां से लिख लिया तुमने। If residue at z equals to a also given by coefficient of 1 upon z minus a in Laurent series expansion when z equals to 1, क्यों लिखा तुमने, z equals to a is the pole of any order of f of z। क्लियर है? लिखिए Cauchy's residue theorem. According to Cauchy's
residue theorem, according to Cauchy's residue theorem, if f of z is analytic in a closed curve C, except a finite number of poles within closed curve then बोर्ड पर देखेंगे इंटीग्रेशन along the closed curve C f of z dz equals to 2 pi iota ब्रैकेट, सेम वही इंटीग्रेशन है जो कोचेस इंटीग्रल में सॉल्व किया था. इंटीग्रेशन along the curve C f of z dz equals to 2 pi iota ब्रैकेट. अरे तुम्हें खाली नहीं छोड़ना ब्रैकेट, तुम लिखो all the residue values, sum of all the residue values, within the curve C. अगर मैंने क्वेश्चंस में से कुछ मिटाया नहीं तो क्यों ना हम पुराने क्वेश्चन से ही चर्चा स्टार्ट करते हैं. अब देखिए ये क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको सॉल्व किया होगा. क्या ये क्वेश्चन, चलो पूरा नहीं मिटाते हैं. सारे क्वेश्चन आपको वापस नहीं लिखने हैं ना, बस एक ही क्वेश्चन लिखना है, बाकी सब बोर्ड पे समझ नहीं है. देखो ये क्वेश्चन आपके पास में, उसने तो नहीं बोला कौन सी थ्योरम यूज करना है, हमारे सामने क्वेश्चन आया. हमने कहा सर हम सबसे पहले पोल्स पता करेंगे. आपने बोला z बराबर -1. आपने कहा सर ये तो बाहर आ रहा है. अकॉर्डिंग टू रेजिड्यू थ्योरम इसका आंसर होना चाहिए 2 पाई आयोटा एंड रेजिड्यू ऑफ सम ऑफ ऑल रेजिड्यू वैल्यूज विद इन द कर्व सी. हमने बोला कोई भी नहीं है, तो ऐसी कोई रेजिड्यू वैल्यू नहीं होगी. आंसर कितना आ जाएगा? 0. इसको लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब आगे देखो, ये क्वेश्चन आया हमारे सामने. ठीक है, लिखा आपने सब कुछ रखा है, मैं जस्ट अब दूसरा तरीका आपको यहां पर सिखा रहा हूं कि क्या अप्रोच आपके पास होनी चाहिए. सॉल्यूशन यही दिखेगा आपको. हमने कहा सर ये प्रॉब्लम है, आपने कहा सर पोल्स पता कर लो, ये रहे 2 पोल्स. हमने कहा दोनों पोल्स अंदर आ रहे हैं, आपने कहा नहीं सिर्फ एक ही पोल अंदर आ रहा है, एक पोल बाहर आ रहा है. तो हमने कहा अब रेजिड्यू वैल्यू फाइंड कर लो. ये हटा देते हैं, ये सब किसी काम का नहीं है. अब हमारे ये लो, अब रेजिड्यू वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो हमारा आंसर होगा 2 पाई आयोटा और जितनी भी रेजिड्यू वैल्यू है उन सबको ऐड कर दो. तो हमने कहा एक ही रेजिड्यू वैल्यू है और ये आपके पास एक सिंपल पोल है, तो रेजिड्यू वैल्यू z बराबर किसके ऊपर फाइंड करेंगे? -3 आयोटा पर. कैसे फाइंड करोगे? ये जो पार्ट दिया गया है इसमें z + 3 आयोटा को छोड़ दो, बाकी कौन बच गया? 1 डिवाइडेड बाय z - 3 आयोटा. इसके अंदर पुट कर दो z बराबर -3 आयोटा. तो रेजिड्यू वैल्यू कितनी बन जाएगी? -3 आयोटा -3 आयोटा. पुट कर दो यहां पर, एक ही है आपके पास में रेजिड्यू वैल्यू. तो फाइनली कितना आ रहा? आयोटा से आयोटा चला गया और ये आ रहा है आपके पास में -π/3. इस क्वेश्चन को लिख लो एक बार आप रेफरेंस के लिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे. बाकी सारे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है. रेफरेंस के लिए इस क्वेश्चन को लिख लो. बाकी क्वेश्चंस में मैं और चेंजेस करके आपको दिखा देता हूं, पर सारे क्वेश्चन वापस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सारी कहानी एक जैसी है.
ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें दो पोल अंदर, तीन पोल अंदर आ रहे थे। अच्छा, इससे पहले एक और क्वेश्चन करवाया था जिसमें शायद दो पोल अंदर आए थे। नहीं करवाए, नहीं करवाया था कि इसके बाद कोई क्वेश्चन करवाया था ना? यहां से कैसे गायब हो गया? कि मुझे ऐसा याद है करवाया था। हाँ वो इधर होगा शायद, ये रहा। हाँ चलो अब इसको देखो। अब इस बार आप देखो, देख रहे हो तो दोनों के दोनों पोल क्या है? अंदर की साइड दिखाई दे रहे हैं, दोनों के दोनों पोल अंदर की साइड। तो आपने बोला पहले मैं फाइंड करूंगा रेजिड्यू एट z बराबर -3 आयोटा पर। तो 3 आयोटा पर कैसे फाइंड करोगे? इसके अंदर से -3 आयोटा वाला पार्ट छोड़ दो, क्या बचेगा? 1 -3 आयोटा बचेगा। इसके अंदर पुट कर दो z बराबर -3 आयोटा, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -6 आयोटा। फिर रेजिड्यू z इक्वल्स टू +3 आयोटा पे पता कर लो, तो यहां आएगा z प्लस वाला अंदर आ जाएगा, z बराबर 3 आयोटा, 1/6 आयोटा। आंसर क्या होगा इसका? यहां लिख देता हूं, इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा सम ऑफ ऑल रेजिड्यू। क्या बन गया? 0। समझ गया ना? इसीलिए मैंने कहा था कि जो कहानी है वो आपको क्लियर होगी 1 से 1.5 घंटे में, लेकिन वो 1.5 घंटे के बजाय हमको 2 घंटे लग गए। कोई दिक्कत नहीं है, पर पॉइंट जो है वो आपको अब क्लियर हो गया होगा। सो ये मेरी तरफ से आपका फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल था। अब अगर आपकी कोई समस्या, आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ऐसा कोई पॉइंट है या फिर ऐसी कोई चीज है जो हमें पढ़ने की जरूरत थी और हमने नहीं पढ़ा, तो आप लोग अभी डिस्कस कर सकते हो। डाउट्स जो है आप अपने ग्रुप्स पे डालते रहना। अब आप लोग भी थोड़ा सा फ्री हो, मेरे ख्याल से 2 दिन मिले आपको, है ना? कल का और परसों का 1 ही घंटे का तो टेस्ट है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि पूरी बुक आप सॉल्व करके फिर टेस्ट दे दोगे? वो बुक 1 साल में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेक्निकल चल रहा होता ना, तो पीवाईक्यू हम क्लास में सॉल्व करवाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आपका चलेगा, जैसे मान लीजिए कि अभी 2 तारीख से थर्मो चल रहा है, तो थर्मो जब खत्म होगा ना, तो पूरा पीवाईक्यू क्लास में डिस्कस होगा। डिस्कस ऐसे होगा जो जो डाउट्स आपके रहेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में 1500 से 2000 क्वेश्चन है, उसको आप पूरे 6 महीने साल भर में भी डिस्कस नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ मैथमेटिक्स को डिस्कस नहीं करते, वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप सॉल्व करते रहो, जो जितना सॉल्व कर सकता है वो पूछते जाओ डाउट। क्लियर है? कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको फिर भी याद दिला देता हूं, जब आपको कहीं से पढ़ते हो एग्जाम में देखने को मिले तो मैं आपको बता देता हूं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ फॉर्म्स जो आपको जाननी चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर को तो नहीं जाननी चाहिए, सिविल वालों को 1-2 फॉर्म जाननी चाहिए, तो मैं ग्रुप पे आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके अलावा कुछ बहुत सालों पहले कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सीरीज से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स आया करते थे। हालांकि आप जब बुक में क्वेश्चन देखेंगे वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसका सिस्टमेटिक एक अरेंजमेंट भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, आप कॉपी में लिख लेना। ये मिसलेनियस पॉइंट्स है जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर ग्रुप में कुछ आता है तो आप उसे जरूर लिख लेना। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि नहीं मेरे को तो 15 में से 10-12 नंबर ही लाना है, तो फिर उसको वो मिसलेनियस पार्ट देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहां पर आपको दिक्कत आए कि सर ये क्वेश्चन कहां से आ गया, वो उस मिसलेनियस पार्ट में से आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप न्यूमेरिकल मेथड्स लगाएंगे तो उसके अंदर कुछ ऐसे मेथड्स आएंगे जो शायद आपको कॉपी में देखने को ना मिले। जैसे आप देखेंगे फॉरवर्ड पास या फॉरवर्ड न्यूटन, ये जो मेथड्स है ये अब आपको करने की जरूरत नहीं है। इवन जो 11 मेथड मैंने आपको बताया ना, उसके अलावा शायद इंटरपोलेशन के भी 4 मेथड मैंने आपको बता दिया होगा। 15 मेथड जो आपको बताया ना, इतने भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आप अपना सिलेबस चेक करोगे तो हर एक के सिलेबस में 5-6 मेथड है। शायद स्पेशली सिविल डिपार्टमेंट के सिलेबस में सारे मेथड है, 11 शुरुआत के 11। इंटरपोलेशन तो उनके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको इन फ्यूचर कोई समस्या होती है, हालांकि अपन अभी टेक्निकल में और मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो ये टोल फ्री नंबर आप अपनी कॉपी के पीछे लिख सकते हैं। वैसे तो मैं ग्रुप में हूं, वहां पर मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा, लेकिन आप पर्सनली भी अगर कोई और समस्या आपको आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर है? सो और कोई कंसर्न आप लोगों का, किसी तरह की कोई समस्या? कल की आपकी छुट्टी रहेगी, परसों आपका 11 बजे टेस्ट रहेगा,
सो मैं उम्मीद कर रहा हूं कोई परसों को छुट्टी कंसीडर ना करे। ठीक है, चलिए तो फिर। हाँ, पुरानी क्लासेस के लिए अपने कल परसों बात हुई थी शायद। मैट्रिक्स देख लिया आपने? एक बार मैट्रिक्स देख लो आप, फिर मैं और भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ठीक है ना, क्योंकि वो जो एक्सेस मिलेगा ना, वो कुछ फिक्स टाइम के लिए आपको मिलेगा। आप लेकर रख लोगे, आप उसे देखोगे ही नहीं, तो फिर दोनों साइड से आप फंस जाओगे, क्योंकि आप ये तो बोलेंगे हमने तो प्रोवाइड करवा दिया है। इसलिए बेटर है आप मैट्रिक्स पहले देख लो। और भी किसी का कोई, जैसे मैट्रिक्स वाला अगर पार्ट किसी का रह गया ना, तो पूरा यूट्यूब पर मैंने करवा रखा है। क्वेश्चंस नहीं करवा रखे होंगे उसके अंदर, हाँ, पर ऑलमोस्ट बहुत कुछ करवा रखा है। एक आध लेक्चर उसमें प्राइवेट कर देते हैं वो लोग, टीम होती है आईटी टीम, उनका काम यही होता है कि भाई नहीं इसको प्राइवेट करना है, इसको पब्लिक करना है, तो वो अपनी इच्छा से जो मन करता है प्राइवेट कर देते हैं। मेरे ख्याल से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला शायद एक आध लेक्चर उसमें से प्राइवेट हो सकता है, तो वो आप मुझे बता देना, वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर कोई समस्या रही हो तो बताओ। जो बुक है उसको एक बार आप लोग आपस में जरूर डिस्कस करो, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा मान के चले, फॉर एग्जाम्पल अगर 1500 क्वेश्चन भी है, अगर हम लोग मान के चले कि 20% भी डाउट आए, 300 क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिकली 300 क्वेश्चन का एक एक बच्चे को जवाब देना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे जवाब देंगे नहीं, लेकिन जब आप आपस में डिस्कस करेंगे ना, तो ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मैं श्योर हूं, क्योंकि मुझे पता है ना। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता ना, तो एक बार आप सॉल्यूशन के साथ जाए, एक बार टेक्निकल में कभी ना जाए, लेकिन मैथमेटिक्स में जाए। ठीक है, तो कुछ एक डाउट्स और कम हो जाएंगे, उसके बाद तो मैं हुई। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी। हाँ।